हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूछे गए टॉप 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि वीडियो में हमने 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कि UPSSC आयोग ने अपने पिछले 7-8 साल की परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतिहास का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता काल में जो सर्वाधिक प्रचलित लिपि थी, ऑप्शन नंबर बी भाव चित्रात्मक लिपि। ऑप्शन नंबर बी भाव चित्रात्मक लिपि। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, ताम्र पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी प्रयोग करने लगा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। देखिए, तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ताम्रपाषाण युग में। ऑप्शन नंबर ए ताम्रपाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, यह इस्तेमाल किया जाता था ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मोम लिपि ढलाई कास्टिंग का। ऑप्शन नंबर डी मोम लिपि ढलाई कास्टिंग का। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए मोम लिपि ढलाई लोस्ट वैक्सिंग कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमी उत्तर भारत में था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। देखिए, उन्होंने कहा था ऑप्शन नंबर बी हिंदवी। ऑप्शन नंबर बी हिंदवी। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया। तुर्की ने सिंधु के पूर्व लोगों को हिंद, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है। देखिए, इसमें नहीं दर्शाया गया है ऑप्शन नंबर बी गाय को। ऑप्शन नंबर बी गाय को। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मोहर टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस काल की मोहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थीं। मुद्रा लेख दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता था। इस पर बैल, गेंडा, हाथी आदि के चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थीं। टेराकोटा कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। देखिए, 3 भागों में विभाजित था ऑप्शन नंबर डी। देखिए, धोलावीरा। ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। जबकि कालीबंगा, रोपड़ और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त
बृहत स्नानघर मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था। देखिए जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा और 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 गहरा था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से सत्य कथन है ऑप्शन नंबर ए। देखिए सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने में पहले स्थान पर थे। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने में पहले थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। देखिए लोथल की खुदाई की थी ऑप्शन नंबर सी। देखिए एस.आर. राव ने। ऑप्शन नंबर सी, एस.आर. राव ने। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां का अवशेष कहाँ से मिला। देखिए सिंधु सभ्यता में जो घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है ऑप्शन नंबर डी। देखिए सुरकोदता से। ऑप्शन नंबर डी, सुरकोदता से। क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। देखिए सुरकोदता या सुरकोदता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोदता के सभादान की एक नई विधि कलश सभादान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़ों की लघु मूर्तियां या मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। देखिए उपनयन समारोह से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी। देखिए बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्भूत है। देखिए सत्यमेव महावाक्य जो लिया गया है यह लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। देखिए मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए इसी उपनिषद से यज्ञ की तुलना टूटी नाप से की गई है। मुंडकोपनिषद अर्थवेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। देखिए वेदों के जो गद्य प्रकरण कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी। देखिए ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। देखिए ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। देखिए सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है ऑप्शन नंबर बी। देखिए इंद्र का। ऑप्शन नंबर बी, इंद्र का। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए प्राचीनतम ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, 10,580 ऋचाएँ ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होता कहते हैं। देखिए ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को कहते हैं होता। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र को वृत्तासुर, हंता, पुरभिद, पुरंदर, सुमापा, मधवान आदि नामों से उद्घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्राचीनतम वेद कौन सा है। देखिए सबसे प्राचीनतम वेद है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ के अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। देखिए यह आता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ग्रंथ में। देखिए अर्थशास्त्र में, न्याय मीमांसा में और मनुस्मृति में। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें राजा के कर्तव्यों का विस्तृत प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है,
देखिए शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। देखिए यह मूल पाठ हैं ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद के। ऑप्शन नंबर डी यह पाठ यजुर्वेद के हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। देखिए ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है ऑप्शन नंबर डी सावित्री को। ऑप्शन नंबर डी सावित्री को। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। देखिए सर्वाधिक प्राचीन पुराण है ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। देखिए इसमें उपवेद नहीं है ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। देखिए वैदिक देवता इंद्र देवता हैं ऑप्शन नंबर सी वर्षा व चक्रवात के। ऑप्शन नंबर सी वर्षा व चक्रवात के। अगला क्वेश्चन है राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। देखिए यह इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी जीवक। ऑप्शन नंबर सी जीवक। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था। वह बिंबिसार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। देखिए जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया है। अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। देखिए जैन धर्म के 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। देखिए अहिंसा जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य झूठ न बोलना, अस्थिर चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना और ब्रह्मचार्य है किसी स्त्री से संसर्ग की मनहानि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऑप्शन नंबर डी निरंजना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी निरंजना नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना सारनाथ में पहला उपदेश दिया था ऑप्शन नंबर बी। देखिए धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में आधुनिक नेपाल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता महामाया कोलिया गणराज्य की कन्या थीं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांस्कृतिक दुखों से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म में महानिक्रमण कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। देखिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर सी राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी राजगीर में। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। यह संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में तथा तृतीय बौद्ध संगति का देखिए पाटलिपुत्र व चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी। अन्य 3 बौद्ध संगतियों का आयोजन निम्न में से द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में सभाकामी की अध्यक्षता में और देखिए सभाकामी की अध्यक्षता में और काला अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति 250 से 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और देखिए मोगलीपुत्र तिरस अध्यक्ष थे इसके तथा अशोक का शासनकाल था। और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में और वासुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? देखिए यह उल्लेख किया गया है ऑप्शन नंबर बी 16 महाजनपद का। ऑप्शन नंबर बी 16 महाजनपद का। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। देखिए यह निर्णय लिया गया है ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? देखिए बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नलिखित हैं। देखिए घटना स्थल देख लेते हैं। देखिए इनका जन्म प्रतीक है, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल 563 ईसा पूर्व में। और देखिए इनका गृह त्याग कहलाता है महानिक्रमण 534 ईसा पूर्व में। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई है इनको देखिए बोधगया बिहार में। और देखिए इनकी मृत्यु कहा जाता है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? देखिए यह किया था ऑप्शन नंबर बी महाबोधि मंदिर से। ऑप्शन नंबर बी महाबोधि मंदिर समूह से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र उपदेश दिया है। देखिए यह दिया है ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। देखिए यह प्राप्त किया है उन्होंने ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? देखिए इसमें नहीं है ऑप्शन नंबर सी। देखिए उपासा पिटक। ऑप्शन नंबर सी उपासा पिटक। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए त्रिपिटक संबंधित है ऑप्शन नंबर बी बौद्धों से। ऑप्शन नंबर बी बौद्धों से। अगला क्वेश्चन है, देखिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा? देखिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को जानने लगे लोग ऑप्शन नंबर बी बुद्ध से। ऑप्शन नंबर बी बुद्ध नाम से। अगला क्वेश्चन है, देखिए बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ है, क्यों? देखिए यह है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी। ऑप्शन नंबर बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, देखिए बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए सारनाथ महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर डी। देखिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य जिसका अर्थ है? देखिए जिसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे? देखिए 24वें जैन तीर्थंकर थे ऑप्शन नंबर सी। देखिए महावीर। ऑप्शन नंबर सी महावीर। अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? देखिए पहले जैन तीर्थंकर थे ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऋषभनाथ। ऑप्शन नंबर बी ऋषभ। अगला क्वेश्चन है, देखिए जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? देखिए वे हैं ऑप्शन नंबर डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए हैं। जैन धर्म के निर्माण में प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। देखिए जैन धर्म के 3 रत्न हैं। देखिए जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान और सम्यक आचरण मतलब
देखिए सुख दुख में समभाव आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी भी था। देखिए वह व्यक्ति हैं ऑप्शन नंबर बी, मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर बी, मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए मौर्य सम्राट अशोक को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी भी कहा जाता था। यह बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। देखिए राजा कनिष्क के शासनकाल में दरबारी चिकित्सक था ऑप्शन नंबर सी, देखिए चरक। ऑप्शन नंबर सी, चरक। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान थे। कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक संहिता और औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। उल्लेखनीय है कि कनिष्क की राज्यसभा में नागार्जुन, पासर, वसुमित्र, मातृचेष्ट, संरक्षक आदि विद्वान निवास करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। देखिए सबसे प्रसिद्ध राजा थे ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। देखिए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, चौथी। ऑप्शन नंबर सी, चौथी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। देखिए इंडिका के लेखक थे ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका लेखक मेगास्थनीज थे। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। विदेशी यात्री भारत में यात्रा समय रचनाएं। देखिए भारत में जो विदेशी यात्रा आए थे उनकी रचनाएं और विदेशी यात्री देख लेते हैं किसके शासनकाल में कौन आया था। देखिए मेगास्थनीज 304 से लेकर 299 ईसा पूर्व यह आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और देखिए इनकी पुस्तक है मेगास्थनीज की इंडिका। और देखिए फाइयांग यह आए थे 399 से 414 ईसा पूर्व, और ये आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और देखिए फोक्यू इनकी पुस्तक है फोक्यू की। ह्वेनसांग, देखिए ह्वेनसांग आए थे 629 से लेकर 645 ईसा पूर्व हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इनकी पुस्तक का नाम है सीयू की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए चरक संहिता संबंधित है। देखिए चरक संहिता संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा से। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कि कनिष्क कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। देखिए इनमें से रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी। देखिए मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी ऑप्शन नंबर ए, कृषि अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर ए, कृषि अर्थव्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। देखिए अशोक के प्रधान शिलालेखों में जो सबसे बड़ा शिलालेख है अशोक का, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी, 13वां शिलालेख। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के प्रधान शिलालेखों में से 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8 वर्ष पूरे होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी। देखिए अशोक के आक्रमण के दौरान जो कलिंग की राजधानी थी ऑप्शन नंबर डी, ये थी देखिए तोसाली। ऑप्शन नंबर डी, तोसाली। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसाली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद अर्थात 90 वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय का उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी बुद्ध अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
देखिए देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? देखिए देव नाम प्रिय नाम दिया गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक को। ऑप्शन नंबर बी अशोक को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? देखिए तक्षशिला शहर स्थित है ऑप्शन नंबर ए, देखिए सिंधु और झेलम के। ऑप्शन नंबर ए सिंधु और झेलम के। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भारत अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा। तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा था। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय भी स्थित था। अगला क्वेश्चन है, देखिए सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? देखिए कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है ऑप्शन नंबर डी 13वां। ऑप्शन नंबर डी 13वां शिलालेख। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अशोक सम्राट द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13वां शिलालेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है। देखिए नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था, अतः सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना आवश्यक था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे एवं 1.5 लाख लोग भी स्थापित हुए थे, जिसका अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा था और उसने युद्ध की नीति त्याग कर धम्म नीति लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में से एक था। देखिए यह था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए समुद्रगुप्त नाम के अलावा जबकि चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए कौटिल्य को भारतीय राजनीति के विचारों का जनक माना जाता है। इसके अन्य नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य और इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है, जो राजनीतिक, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र की प्रमाणिक पुस्तक है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है। कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है, जबकि समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? देखिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, देखिए शहबाजगढ़ी में। ऑप्शन नंबर बी शहबाजगढ़ी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? देखिए मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है ऑप्शन नंबर ए स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए स्तंभ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? देखिए अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी कामरूप। ऑप्शन नंबर डी कामरूप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? देखिए बृहद सांची का स्तूप संबंधित है ऑप्शन नंबर डी मौर्य काल से। ऑप्शन नंबर डी मौर्य काल से। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? देखिए योग दर्शन के प्रवर्तक थे ऑप्शन नंबर सी महर्षि पंतजलि। ऑप्शन नंबर सी महर्षि पंतजलि। अगला क्वेश्चन है, देखिए लोथल स्थित है। देखिए लोथल स्थित है ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पंतजलि किसके समकालीन थे? देखिए पंतजलि समकालीन थे ऑप्शन नंबर सी, देखिए पुष्यमित्र शुंग के। ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग के। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सी सह प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? देखिए यह विद्वान रहते थे ऑप्शन नंबर सी चरक। ऑप्शन नंबर सी चरक। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? देखिए कुषाण निवासी थे ऑप्शन नंबर बी चीनी तुर्किस्तान के। ऑप्शन नंबर बी चीनी तुर्किस्तान के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? देखिए यह विद्वान रहते थे ऑप्शन नंबर ए, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं।
देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईसा पूर्व से 415 ईसा पूर्व के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान देखिए धनत्री, क्षणपड़क, अमर सिंह और देखिए शंकु घटक पर कालिदास, बेताल भट्ट, बरूची, बारामिहिर उज्जैन में विक्रम आदित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? देखिए यह स्थानांतरित हुई थी ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? देखिए हरिसेन दरबारी कवि थे ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त के। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन है देखिए भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? देखिए भारतीय इतिहास में धनवंतरी थे ऑप्शन नंबर बी देखिए समुद्रगुप्त विक्रम आदित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। देखिए विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था ऑप्शन नंबर ए 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए 57 ईसा पूर्व। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए विक्रम संवत अत्यंत ही प्राचीन संवत है। विक्रम संवत का देखिए प्रणेता सम्राट विक्रम आदित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। देखिए विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व और ये किसने किया था? विक्रम आदित्य ने। और शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व और ये प्रारंभ किया था कनिष्क ने। और देखिए हिजरी संवत ये हुआ था 622 ईसा पूर्व और इसके प्रणेता हैं मोहम्मद साहब। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा खगोलविद बारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? देखिए यह हिस्सा थे ऑप्शन नंबर ए विक्रम आदित्य के दरबार का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए खगोलविद बारामिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त तथा उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां देखिए विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी। देखिए कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट और देख घटाकर पर और बारामिहिर और बरूची रहते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? देखिए इसमें इंडीज था 5वां ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल और उड़ीसा। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 से 647 तक शासन किया। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने उत्तर भारत के 5 राज्यों पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक अधिकार किया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। देखिए इन्होंने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की है। ये विद्वान संभवतः उज्जैन दरबार को संबोधित करते थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महान सम्मेलन आयोजन किया था। देखिए यह आयोजन किया था ऑप्शन नंबर बी प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी प्रयाग में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? देखिए कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन शासक था ऑप्शन नंबर डी देखिए थानेश्वर का। ऑप्शन नंबर डी थानेश्वर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? देखिए गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी ऑप्शन नंबर बी प्रभावती गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी प्रभावती गुप्ता। अगला क्वेश्चन है। देखिए 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? देखिए 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था ऑप्शन नंबर ए तोमर वंश का। ऑप्शन नंबर ए तोमर वंश का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? देखिए जयचंद मारा गया था ऑप्शन नंबर बी चंदावर के युद्ध में 1194 में चंदावर के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? देखिए भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है सी देखिए राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पाल साम्राज्य भारत के
किस हिस्से से संबंधित है? देखिए पाल साम्राज्य संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के पूर्वी हिस्से से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पाल वंश का पहला शासक कौन था? देखिए पाल वंश का पहला शासक था, ऑप्शन नंबर सी, गोपाल, ऑप्शन नंबर सी, गोपाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? देखिए यह नहीं बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए गोंडेश्वर मंदिर, सिन्नार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोले जाने वाली संभावित भाषा थी। देखिए यह भाषा थी, ऑप्शन नंबर ए, मलयालम, ऑप्शन नंबर ए, मलयालम भाषा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? देखिए यह निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध था? देखिए साहित्य के रूप में प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर ए। देखिए तमिल साहित्य, ऑप्शन नंबर ए, तमिल साहित्य। अगला क्वेश्चन है। चोल अभिलेखों के अनुसार कौन सा सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? देखिए दान में दिए जाने वाली भूमि को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पल्ली छांदम, ऑप्शन नंबर सी, पल्लीछा छांदम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? देखिए लीलावती लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी, गणित विषय पर, ऑप्शन नंबर सी, गणित। अगला क्वेश्चन है। देखिए मालवी मित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए मालवी मित्रम पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने, ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने। अगला क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी, कालिदास, ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। और फ्रेंड्स कुछ अन्य पुस्तक भी देख लेते हैं। देखिए कुछ अन्य पुस्तक हैं। देखिए मालवी विक्रम लिखी है कालिदास ने। देखिए 10 कुमार चरित्र लिखी है दांडी ने। और देखिए सोपन बास दत्ता पुस्तक लिखी है महाकवि भास ने। देखिए किरातनजुनियम लिखी है भारवी ने। और अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। और रामायण लिखी है वाल्मीकि ने। और देखिए महाभारत लिखा है वेदव्यास ने। और महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। और रघुवंशम लिखी है कालिदास ने। अगली है। देखिए पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। और देखिए सूर्य सिद्धांत लिखा है आर्यभट्ट ने। और बुद्धचरित्र के लेखक हैं हर्षघोष। बुद्धचरित्र के लेखक हैं हर्षघोष। और पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्रवरदाई ने। और देखिए लास्ट में लिखा है गीत गोविंद जय देव ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कादम्बरी के लेखक कौन हैं? देखिए कादम्बरी के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्राक्षर कौन सी भाषा में लिखा गया है? देखिए यह लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? देखिए वह मूल रूप से था, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस का, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस का। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए विरूपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी में, ऑप्शन नंबर डी, हम्पी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? देखिए खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक स्थित हैं, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है। देखिए मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन मंदिर हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। देखिए वह मंदिर है, ऑप्शन नंबर डी, कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है। देखिए मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? देखिए मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर पहुंचा था, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी, कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है। भारत में नवपाषाण काल युग गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? देखिए भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? देखिए यह स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र जिले में, ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र में। और फ्रेंड्स आज का अपना हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचतंत्र पुस्तक के रचयिता कौन हैं? देखिए पंचतंत्र पुस्तक के रचयिता हैं,
ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हिस्ट्री से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।